हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा। इससे 2-3 पहले जो सारे मॉक टेस्ट है आपने उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया अभी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो उसी को देखते हुए एक और प्रैक्टिस सेट है, तो ये थोड़ा सा ना मैं लेवल अप कर रहा हूँ, एसएससी से रिलेटेड है बेसिकली। अगर आप क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा लगे, डिस्कशन करने को कुछ ज़्यादा आपको नया सीखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको लाया हूँ। ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेफिनेटली नेवी और सीएचएसएल या एमटीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, ठीक है। सो आप प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा और वीडियो को पॉज कर लिया करो, पहले खुद ऑप्शंस अपना आंसर लगा लिया करो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सेम एग्जाम में। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आओ यार, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, मैं एक मार्कर ले लूँ यहाँ से, लेट जस्ट वेट। पहला क्वेश्चन है, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कलकत्ता हैव कम टू स्टे विद अस। ओके, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भाई, पहला यहाँ एरर है। माई सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है। अगर कंपाउंड नाउन में बात करें तो कंपाउंड नाउन को जब हमें प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ता है तो हम मेन वर्ड में बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है सिस्टर, तो सिस्टर में लगाना पड़ेगा एस, यानी माई सिस्टर्स इन लॉ, माई सिस्टर्स इन लॉ हु लिव्स इन कलकत्ता हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में, ठीक भाई। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो। दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। ओके, देखो भाई, दीज क्या है, आप ये बोल सकते हो क्या दीज बॉय बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि दीज एक एडजेक्टिव है और ये जो दीज एडजेक्टिव है ना, हमेशा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे आपने, दिस दैट दीज दोज, तो दीज हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। यानी दीज यहाँ पे अपने बाद जो भी नाउन लेता है वो हमेशा प्लूरल इन फॉर्म में लेता है। तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे फिर दीज काइंड नहीं, दीज काइंड्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? दीज काइंड्स। आगे देखो आर भी है, इसका मतलब जो नाउन रहा हो प्लूरल ही तो रहा, जब तो आर आएगा, क्योंकि दीज तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक भाई। तो काइंड्स क्या करना पड़ेगा? काइंड को काइंड्स करना पड़ेगा, यानी जो एरर है वो पार्ट ए में है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो अभी जाके लाइक कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द एम्प्लॉय डिड नॉट डैश टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर। ओके, अब इन वर्ड्स को ना थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करता हूँ, जरा सा सोचता हूँ आपको थोड़ा माइंड में करा दूँ, और अगर मुझे लगेगा इसके सिनोनिम कराने चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली कराने वाला हूँ। तो पहला वर्ड है प्रीसीड। प्री का मतलब ही होता है पहले, ठीक है। क्या होता है भाई? पहले। कोई चीज़ घटना पहले घटी तो बोलेंगे पूर्व में हुई होगी। तो टू बी अर्लियर देन, इसका मतलब होता है टू बी अर्लियर देन, ठीक है। यानी कोई चीज़ पूर्व में हुई होगी, पूर्व में, प्रीसीड, ठीक है, यानी पहले हुई होगी। अच्छा, एक्सीड का मतलब जानते हो आप, ये चीज़ इसे एक्सीड करती है, मतलब इससे ज़्यादा है। क्या है भाई? इससे ज़्यादा है, पॉजिटिव है, ज़्यादा है, ठीक है भाई। अच्छा, कंसीड का मतलब क्या होता है? कंसीड का मतलब जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी मान लेते हो। कंसीड, मैंने ये कंसीड करता हूँ, यानी कि स्वीकार करना। क्या होता है भाई? स्वीकार करना। कंसीड मतलब स्वीकार करना। और एक इसके लिए जैसे आप बोल सकते हो, अगर इसके सिनोनिम की मालूम, सकम करना, ठीक भाई, ये बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए, और असेप्ट लिख सकते हो, असेप्ट तो आप जानते हो नॉर्मल वर्ड है असेप्ट, ठीक है। तो कंसीड का मतलब क्या हो जाएगा? सकम और असेप्ट, यानी किसी चीज़ को मान लेना, ठीक है। और रिसीड का मतलब क्या होता है? पीछे हट जाना, किसी चीज़ से रिसीड कर लेना। जैसे प्रीसीड मतलब पहले कोई चीज़ हुई हो, और रिसीड मतलब पीछे हट जाना, यानी टू बोल सकते हो, वर्ब है तो बोलोगे टू मूव बैक, पीछे हट जाना, टू मूव बैक, ठीक भाई। अब बताओ, जो एम्प्लॉय डिड नॉट कंसीड टू द आर्ग्यूमेंट, तो इस जगह क्या आ सकता है भाई? प्रीसीड का मतलब अभी बताया, कोई चीज़ पहले हुई हो, एक्सीड मतलब अधिक, और रिसीड मतलब पीछे। तो आर्ग्यूमेंट को कंसीड माने क्या बताया था मैंने अभी? स्वीकार कर लेना। तो जो एम्प्लॉय ने स्वीकार नहीं किया जो भी आर्ग्यूमेंट मैनेजर ने दिए, तो कंसीड ही इसका सही ऑप्शन होगा। देखो भाई, इंग्लिश ग्रामर में ये नहीं है कि ये एसएससी का है या एयरफोर्स का लेवल एग्जाम है, ये 10+2 के सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीएचएसएल का हो सकता है या आपका एयरफोर्स का, ये 12th के बाद ये एग्जाम है। और इंग्लिश पोर्शन ये नहीं है कि इसका आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ये ग्रामर है। अगर आप एक लेवल हाई करेंगे, एक लेवल लो करेंगे, तो आपकी बस अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है। तो जस्ट डू रिवीजन मोर एंड मोर। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा रिवीजन करो, नया पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पुरानी चीज़ों को दोहराते ज़्यादा रहें, और क्योंकि समय भी कम बचा है, आपके एग्जाम आ ही रहा है। अगला पढ़ लेते हैं, ही वॉज शॉर्न डैश एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। अरे यार, शॉर्न तो अपने बाद आपको पता होना चाहिए, इन लेता है, शॉर्न इन, यानी कि बोले जैसे आप शॉर्न इन मतलब एकदम पद में आ जाना, लाइक दैट, है ना। तो शॉर्न इन लेता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे पूछा गया आपसे, सिनोनिम पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं ये भाई ये है कैंटेनकैरियस, ठीक है, कैंटेनकैरियस। इसका मतलब मैं बताऊं आपको होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप डील कर नहीं सकते, यानी बहुत झगड़ालू टाइप व्यक्ति है। तो कैंटेनकैरियस का मतलब होता है भाई झगड़ालू, झगड़ालू लाइक आप बोल सकते हो बेलिकोज, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू व्यक्ति है बेलिकोज, ठीक है, ओके। या आप जैसे ले सकते हो और बोले तो इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, टेम्पर्ड, ठीक है। तो कैंटेनकैरियस का मतलब होता है कैंटेनकैरियस का मतलब क्या हो गया, झगड़ालू, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए इसका भाई, सिनोनिम चाहिए। तो देखो यहाँ दिख रहा है क्वेरलसम, यानी ये भी क्या होता है, झगड़ालू होता है, ठीक है। ह्यूमिरस तो आप जानते ही होंगे, ह्यूमिरस पता है आपको, मजाक के अंदाज में जो हम करते हैं, ये ह्यूमिरस जोक था, यानी कि मजाकिया था, ठीक है, ओके। अगला वर्ड कर लेते हैं, दैट इज कॉनिशियर। क्या है अगला वर्ड, कॉनिशियर। कॉनिशियर का मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ भाई, एक ऐसा व्यक्ति बोले तो कला का पारखी, यानी कि इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको डिटेल है किसी के कला के बारे में, कि उसमें क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, है ना, और किसी आर्ट के बारे में जानते हो। जैसे आप देखते हो कि कोई पेंटिंग लाखों करोड़ों रुपए की बिक जाती है, कैसे, हमें तो वो फिजूल लगती है, लेकिन जो उसके खरीदार होते हैं, यानी जो बायर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉनिसर होते हैं, वो जानते हैं उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। तो जैसे ऐसे ही मजाक या ह्यूमरस अंदाज में मैं आपको एक जोक बता रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा रानू मंडल को जो टैलेंट था, शायद था, तो जो हिमेश रेशमिया ने उसको पहचाना, ठीक है। तो ये कार्ड के लिए बात मैं बोलूँ, द कॉनिशर ऑफ म्यूजिक, यानी वो म्यूजिक का पार्क है, म्यूजिक में कला जानता है, म्यूजिक सब चीज़ जानता है म्यूजिक के बारे में, तो जो बेहतर जानेगा। तो रानू मंडल को हिमेश रेशमिया ने गाना गवाते रहे और पूरी दुनिया करती रही, ठीक है। आप मत करना भाई, ठीक है। तो कॉनिशर का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी होती है, कॉनिशर। तो मैं इसका बनाना था भाई, सिरनेम बनाना था। तो पहला तो या आप देखो पहला वर्ड आ रहा भाई, डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, या डिसिसिव का मतलब देखो जैसा लग रहा है डिसीजन सा, हाँ, तो यानी डिसिसिव का मतलब होता है सोचा समझा, ठीक है। अच्छा, और अनसिविलाइज्ड का मतलब तो सिविलाइज्ड यानी सभ्य, अनसिविलाइज्ड माने असभ्य हो जाएगा। अब देखो भाई डिस, ये क्या है, अगला पढ़ो, डिसर्निंग जज। देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये जज होते हैं ना भाई। अब यहाँ पे देखो नैरो माइंडेड यानी छोटी सोच वाला व्यक्ति नैरो माइंडेड है, बहुत ही स्मॉल माइंडेड है ना। तो डिसर्निंग जज का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रूडेंट हो, यानी बुद्धिमान हो, बहुत सागाशियस हो, है ना, सारे इसके सिनोनिम है, ठीक भाई। और जैसे वाइज भी बोल सकते हो आप, वाइज, है ना। तो ये क्या, ये भी तो आप जज क्या करते हैं भाई, जज भी तो डिसीजन लेते हैं। वो जज को वैसे अब सिस्टम नहीं है अपने यहाँ पे, वो सब चल जाता है, पर वो जज फैसले कैसे लेते हैं अपने यहाँ, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, बहुत कॉन्शियर होते हैं, देख लेते हैं चीज़ों को, है ना। तो ऑप्शन हिसाब से सी ही सही होगा। अगला वर्ड है नुगेटरी। नुगेटरी का मतलब होता है नुगेटरी, यानी कि कोई चीज़ जब छोटी होती है, यानी कि लाइक दैट स्मॉल होती है ना। या आप एक और वर्ड आता है या माइन्यूट, ये चीज़ बहुत ही माइन्यूट है, तो इसके लिए आता है नुगेटोरी, ठीक है, नुगेटोरी, ओके। अगला इस मतलब कुछ चीज़ क्या हुई, तुच्छ हो गई, है ना, बहुत छोटी चीज़ हो गई। तो हमें इसका बताना था बेसिकली, एंटोनिम बताना था। तो पहला वर्ड है डिल्यूसिव। देखो डिल्यूसिव का मतलब आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा, डिल्यूजन, ठीक है भाई, डिल्यूजन पढ़ा होगा आपने। डिल्यूजन क्या मतलब होता है, ये बेसिकली होता है भ्रम, अपने बारे में भ्रम। इल्यूजन होता है, भ्रम होता है जब आपको इधर उधर कहीं देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो सोचते हैं भ्रम हुआ, इल्यूजन हुआ। लेकिन अपने बारे में भ्रम है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, वो डिल्यूजन होता है भाई, ठीक है। और हेलुसिनेशन भी होता है। हेलुसिनेशन मतलब जब आप एल्कोहलिक हो जाते हो उसके बाद जो आपको इल्यूजन होता है उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है, ओके। तो भाई डिल्यूशन से ही वर्ड बना डिल्यूसिव, उसका मतलब कोई चीज़ भ्रामक है, यानी कि जहाँ पे डिल्यूजन है, तो डिल्यूसिव तो नहीं होगा, ठीक भाई। अनरियल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ रियल नहीं है, दैट इज अनरियल। प्रोडक्टिव मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जहाँ से ज़्यादा आउटपुट निकल सकता है, तो और ना चाहते हुए भी हमें फ्यूटाइल ही करना पड़ेगा। अब फ्यूटाइल का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ होता है फ्यूटाइल एफर्ट्स यानी कि बेकार यानी व्यर्थ, लेकिन इसका दूसरा जो आपको अगर इसका दूसरा मीनिंग होता है लाइट माइंडेड, यानी जो छोटी सोच रखता हो, बहुत ही फ्यूटाइल है, सिली है, पागल है, क्योंकि पागल लोग थोड़ी सी सोच होती है। तो इसके दूसरे सेंस में फ्यूटाइल इसका ऑप्शन हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा, क्योंकि अदर ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए। आ जाओ भाई, देखो अगला वर्ड है दैट इज नेव।
नेव का मतलब क्या होता है, जिसके पास लाइक नौसिखिया, जिसको कुछ नहीं पता, यानी कि वो एमेच्योर है, ठीक है, एमेच्योर है, या बोल सकते हो आप आर्ट लेस है। क्या है भाई, आर्ट लेस है, या बोल सकते हो आप ग्रीन है वो भी, यानी कि हरा है, यानी इसको कोई नॉलेज नहीं है, नया नया है। तो भाई पढ़ लो वर्ड। तो एंटोनिम देखना था, आर्टफुल आ गया। देखो आर्टफुल कौन होता है, चतुर चालाक जो व्यक्ति होते हैं ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्टफुल। तो इसका ऑप्शन तो यही होगा। अगले वर्ड पढ़ लो, कैंडिड, आप जानते हो, आप भी कैंडिड हो। क्रेडुलस क्या मतलब होता है, जिसे आप आसानी से समझा सकते हो, क्रेडुलस है, ठीक है। और सिंसियर जानते हो, सिंसियर क्या होता है भाई, आपने स्कूल में लिखा होगा ना, सिंसियरली योर सिंसियरली। तो सिंसियरली बेसिकली मतलब क्या होता है, ईमानदार, है ना। तो ये नहीं हो पाएगा भाई, ईमानदार या सच्चा, लाइक दैट, है ना। और ठीक है, चलो इतना ही था भाई। अगला पढ़ लो, मिली माउथेड। इसका मतलब क्या होता है, मिली माउथेड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी चीज़ों को कहने में डरता नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो इल टेम्पर्ड नहीं, ये तो मीनिंग नहीं निकाला। इल बीमार, टेम्पर्ड मतलब, टेम्पर दो तरह के होते हैं, एक तो टेम्पर होता है जहाँ गुस्सा आ रहा होता है, और टेम्पर करना किसी चीज़ को, यानी कि छेड़छाड़ करना, ठीक है भाई। एक टेम्पर ग्लास भी होता है, आप जो मोबाइल पे चढ़ाते हो। तो एंथुजियास्टिक यानी उत्साह से भरा हुआ, है ना। और डिप्रेस यानी आप फीलिंग बैड, जब आप नर्वस फील करते हो। सॉफ्ट स्पोकन, या मिली माउथेड का स्पोकन से मतलब चलेगा, तो ये आप ऑप्शन बी ही कर सकते हो। थोड़ा रिलेट करना सीखो चीज़ें, ठीक है। अगला वर्ड है, अगला वर्ड पढ़ लेते हैं भाई। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो भाई, बाय फिट्स एंड स्टार्ट ईडियम फ्रेज, और ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है, जहाँ मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने। तो इसका मतलब बेसिकली होता है इरेगुलरली। क्या होता है, अनियमित तौर से। क्या होता है भाई, इरेगुलरली, ठीक है, अनियमित। ओकेजनली जानते हो, टोटली का मतलब, और फाइनली भी आप जानते हो। सब सिंपल वर्ड थे, इरेगुलरली यानी कि अनियमित, अनियमित तौर से, यानी कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट। आ जाओ भाई, अगला वर्ड पढ़ लो। I had not only helped her by giving him hints but also with providing him links। भाई ध्यान से समझना, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, एक कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना, ठीक है भाई। अब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ही हैड नॉट ओनली, अब यहाँ पे ये मैं समझना है कि ये हैड नॉट नेगेटिव सेंस है, नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिव नहीं बना। नॉट ओनली अलग वर्ड है, ठीक है, हैड के साथ नॉट नहीं लगा, नॉट ओनली एक अलग है। अब आगे देखो, बट ऑल्सो, मैंने क्या कहा, कंजक्शन सेम काम कर दिया। आके देखो कि बट ऑल्सो ने अपने बाद एक प्रपोजिशन ले रखा है, यानी कि नॉट ओनली के बाद भी आपको एक प्रपोजिशन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आ रहा भाई वर्ब, यानी कि नो इंप्रूवमेंट, आप हटा सकते हो, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपने देखा सी वाले में नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आ रहा है, यानी कि आप ये भी हटा सकते हो। आपने देखा भाई बी में, देखो नॉट ओनली के बाद एक प्रपोजिशन आ रहा है, वेरी गुड, हो सकता है नॉट ओनली के बाद एक प्रपोजिशन आ रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जो वर्ब है ना, है, मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे जो वर्ब है हेल्प्ड, इसका ऑब्जेक्ट है हर, इसका ऑब्जेक्ट है हर। लेकिन आप ऑप्शन ए में देखें, यहाँ जो हर हो गया ना, वो एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि गलत हो जाएगा। तो सेंस भी नहीं बन रहा। आई हेल्प, आई हैड हेल्प्ड, हेल्प्ड हुम, उसकी, तो हर देना पड़ेगा हेल्प के बाद। तो भाई ऑप्शन बी ही सही हो सकता है, ठीक है भाई। अगर आपको कभी नहीं आया करे तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जाके सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलो अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है ही हैज़। देखो ये तो होएगा ही नहीं, है ना, पहली गलत दिख गया। अब वो लंच एन आर अगो, अच्छा यहाँ पे देखो टाइम इंडिकेटर देखा है पास्ट का। अगर पास्ट का ऐसा टाइम इंडिकेटर दे रखे विदाउट एनी सेंस फॉर, तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनाते हो, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। फिनिश्ड, यानी वी फिनिश्ड अवर लंच हाफ एन आवर अगो, ठीक है। आई होप आप चीज़ें समझ पाए हैं। आ जाओ भाई, अगला है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग्स, ठीक है। आपको इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं भाई। देखो वैसे तो मैंने आपको सारा ना करा दिया है ये, और अब मैं आपको कराने वाला हूँ। ये देखो, अथीस्ट का मतलब क्या होता है, अथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति, अथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता, वो ये मानता ही नहीं है कि दुनिया में भगवान है, वो तो होता है अथीस्ट, ठीक है। अब देखो बैलिकोस कौन होता है, अभी बताया था, शुरू में बताया था, कैंटेन कैरुअस में सर ने बताए थे। पग्नासियस हो सकता है, क्वारलसम हो सकता है, बैलिकोस, कैंटेकोरुअस, ठीक है, कई सारे हो सकते हैं। तो बैलिकोस तो हो गया भाई झगड़ालू व्यक्ति, ये नहीं हो सकता। डिफेक्शन का मतलब देखो, डिफेक्शन लॉ यानी कि त्याग देते हैं, जब हम कोई चीज़ खत्म कर रहे होते हैं, त्यागना डिफेक्शन, है ना।
ओके, तो डिफेक्शन हो गया भाई, इसमें डिफेक्शन है तो आप उसे हटा देते, तो ऐसे याद रख लो कोई चीज़ डिफेक्टेड है यानी डिफेक्शन है तो उसको हटा देना यानी त्याग देना, तो डिफेक्शन भी नहीं हो सकता। सारे एलिमेंट करने में आता तो ब्लैस्फेमी बचेगी। ब्लैस्फेमी का मतलब बेसिकली होता है क्रिटिसाइज करना भगवान किसी भी डिटी यानी जो हमारे देवी देवता होते हैं डिटी होते हैं उनकी आलोचना करना, उनके बारे में गलत सलत बोलना, मूर्ति पूजा में उनके लिए भगवान के प्रति अपशब्द बोलना, उनको बोलते हैं ब्लैस्फेमी करना। ठीक है, चलो। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ज़्यादा बातें करता है, अपने बारे में ज़्यादा बात करता है, उसको क्या बोलेंगे? देखो भाई, सारे वर्ड मैं थोड़े से पढ़ा देता हूँ। ईगोइस्ट का मतलब बेसिकली होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले तो ये सोचता है कि वो ही सबसे अच्छा है दूसरे पर्सनों से, यानी वो सबसे अच्छा वही है, वो ये मानता है कि अन्य जो लोगों से मैं अच्छा हूँ। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग यही होता है कि ये अपने बारे में बात करता है यानी अपनी ही बड़ाइयाँ करता रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ऑप्शंस, अलग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, अदर ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। अगला है इलाइट। अच्छा देखो भाई, इलाइट का मतलब क्या होता है? इलाइट का जैसे आपने सुना होगा इलाइट कॉलेजेस, यानी एक विशेष रूप से जो कॉलेजेस हैं मेनली जो काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो मैं बोलूँ एलाइट कॉलेजेस हैं, यानी कि जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और इसमें अपनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मत जोड़ देना भाई, हैं तो इस वर्ड की बेइज्जती हो जाएगी। तो वहाँ पे विशिष्ट वर्ग के लोग जोड़े जाते हैं, यानी कि अच्छे लेवल पे जो काम करते हैं। अपनी ये गंदी संदी यूनिवर्सिटीज़ मत जोड़ देना ना, इस वर्ड को ही गंदा कर दो आप। तो विशिष्ट वर्ग से आप बोल सकते हो एक ऐसे लोग जो ज़्यादातर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा है, जब उनकी मीटिंग हो रही होती है तो ठीक है, जैसे अम्बानीज टाटाज ग्रुप है ना, और ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये एक एलाइट ग्रुप हो गया। ठीक है, यानी विशिष्ट लोगों का वर्ग। ओके, अगला वर्ड है इमेटिक। देखो भाई, या इमेटिक ओके, इसका मतलब थोड़ा सा ना आपको अजीब सा लगेगा, यानी ऐसा होता है। देखो भाई, इमेटिक से याद रखो इमरजेंसी टाइप, अगर सिचुएशन, इसका बेसिकली मतलब होता है जब आपको कभी उल्टी नहीं आ रही होती तो एक दवाई दी जाती है, एक मेडिसिन दी जाती है, तो जिससे क्या होता है आपको उल्टी आ जाती है। ठीक है, तो इमेटिक का मतलब होता है ये, यानी बेसिकली एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन है जो पर्सन को दी जाती है जिससे वो वॉमिटिंग कर सके। ठीक है, ओके। ईगोटिस्ट का मतलब जानते हो, यानी ईगोटिस्ट बहुत ही ईगोटिस्ट है, यानी कि बहुत घमंडी है, अभिमानी है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। यहाँ पे हमें पढ़ना है इनकरेक्टली वर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखो भाई। इनकरेक्टली आप देखो, एंट्रीप्रेन्योर, एक मिनट मैं मार्कर ले लेता हूँ, या एंट्रीप्रेन्योर बिल्कुल ठीक है, रिम्यूनरेशन बिल्कुल ठीक है, अप्रेंटिस बिल्कुल ठीक है। या इस वर्ड को ध्यान से देखना भाई, सोवर्निटी की स्पेलिंग क्या होती है? देखो, ये जो सोवर्निटी की स्पेलिंग होती है SOVEREIGNTY होती है। यहाँ निटी ये जो है ना NITY, ये गलत है। SOVEREIGNTY, ठीक है, ये होती है स्पेलिंग। ओके, पढ़ो भाई। अगला है ट्रैंक्विलिटी, परसिवरेंस, रेस्प्लेंडेंस और एकोमोडेशन। देखो भाई, इसमें स्पेलिंग पढ़ लो, सारी स्पेलिंग को पहले ध्यान से देखो भाई, है ना, सारी स्पेलिंग को ध्यान देखो। अच्छा देखो भाई, ट्रैंक्विलिटी बिल्कुल ठीक है, परसिवरेंस ठीक है। परसिवरेंस देखो बहुत ही प्यारा वर्ड है। परसिवरेंस का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है कि मतलब बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी आप अपने काम को करते रहना। आप जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके बहुत सारे डिफिकल्टी आ रही है, घर से कॉल आ रहे हैं भाई आ जाए, घर में कोई नहीं है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास लाइट वाइट नहीं है, तब भी आप मोमबत्ती दियों से पढ़ रहे हो, तो उसके बावजूद भी किसी अपने काम में लगे रहना, दैट इज परसिवरेंस। तो परसिवरेंस की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PERSEVERANCE होती है। ठीक है, ANCE होती है, यहाँ ई दे रखा है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला वर्ड है वाई डू यू वेस्ट मनी। अच्छा भाई, बहुत सिंपल हो गया। देखो भाई, एक्टिव पैसिव वॉइस का सिंपल सा मेन ये ध्यान रखना है आपको। एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो अपनी फॉर्म को रिटेन रखता है, यानी कि यहाँ पे ये बना हुआ है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव बनेगा। फिर देखो ये बना हुआ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट फॉर्म रहनी चाहिए। तो ध्यान दो भाई, अब देखो प्रेजेंट फॉर्म बनी होनी चाहिए, तो देखो भाई, अच्छा प्रेजेंट फॉर्म का मतलब, पैसिव वॉइस का मतलब होता है क्या होता है? V+V3, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो भाई,
वाई इज बीन नहीं आना था ना, बीन आ गया तो फिर वेस्टेड क्यों, ये गलत हो गया। हैज़ तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि डू है तो इस फॉर्म रहेगी। वाई इज मनी, देखो इज आ गया, वेस्टेड आ गया, वर्ग भी 3 आ गई, यही होगा। कॉन्टिन्यूस तो बना ही नहीं, तो बीइंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला पढ़ लो। द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखो भाई, अब यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा कि वेल ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर वांटेड टू नो, डॉक्टर जानना चाहता है व्हाट ही कैन डू फॉर हर। बिल्कुल ठीक है भाई, हो सकता है, बिल्कुल सही है। और पढ़ लेते हैं, शायद बेहतर हो। द डॉक्टर सेड दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर। डॉक्टर ने ये कहा भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तो भाई ये तो सेंस ही नहीं बन रहा, वो पूछ रहा है क्या वो आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर आस्क्ड व्हाट ही कैन डू फॉर, डॉक्टर ने पूछा कि वो क्या नहीं कर सकता। ऑप्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है बन रहा भाई। नेगेटिव कहाँ, क्यों नेगेटिव बना रहे हो। द डॉक्टर वंडर व्हाट, देखो भाई यहाँ तो इसने हाँ तो ये तो ठीक, वैसे तो ठीक है। डॉक्टर वंडर्ड, डॉक्टर आश्चर्यचकित क्यों रहेगा, वंडर एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी तो जरूरत ही नहीं है। असर्टिव भी बनेगा सिंपल। डॉक्टर वांटेड टू नो, डॉक्टर जानना चाहता है कि वो आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पार्ट ए विल बी द करेक्ट। भाई बस यही है ना। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए सेशन में।